चलिए जानते हैं इसकी आगे की कहानी को एपिसोड नंबर 4 के साथ, जिसका नाम है मैजिक मिरर। एपिसोड से पहले थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। क्लाइन, वेल्च और नाया तीनों क्लासमेट्स थे। इनके पास एंटीगोनस फैमिली की नोटबुक आती है जिसके अंदर शैतानी पावर है। ये पावर इन तीनों को करप्ट कर देती है जिससे ये तीनों परलोक सिधार जाते हैं। वहीं आज के चाइना में जोउ नाम का लड़का था। वो अपने घर में लक इंचेंटमेंट नाम का रिचुअल कर रहा था और उसके साथ कुछ तो होता है जिससे वो क्लाइन के मरते ही उसके शरीर में आ जाता है। जोउ अब इस दुनिया में क्लाइन बन के ही रहने लगता है ताकि अपनी दुनिया में वापस जाने का तरीका ढूंढ सके। अब एपिसोड 4 की शुरुआत में हम एक अनजान आदमी को देखते हैं जिसे अपने मास्टर से डांट पड़ रही थी, जिसे ये आदमी ओरेकल कह के बुला रहा था और ये दोनों ऑरोरा ऑर्डर के मेंबर्स हैं। अभी के लिए समझ लो कि ये बुरे लोगों का ग्रुप है और ये ट्रू क्रिएटर नामक गॉड की पूजा करते हैं। ये आदमी बोलता है कि एंटीगोनस फैमिली की किताब बहुत रहस्यमयी है। वो हमारे हाथों में बस एक नॉर्मल नोटबुक की तरह है, इसीलिए हमने 3 बकरे ढूंढे और उन्हें वो नोटबुक पकड़ा दी ताकि वो उसे इन्वेस्टिगेट कर सकें। और ये 3 बकरे थे क्लाइन, वेल्च और नाया। ओरेकल कहता है कि पर वो तीनों बकरे मारे गए और एंटीगोनस नोटबुक अब नाइट हॉक्स के हाथों लग गई है। तुम जैसे गधों के कारण हमारे मास्टर की वापसी में देरी हो रही है। ओरेकल अब कुछ करता है जिससे ये आदमी अपने ही हाथ की 2 उंगलियां खा जाता है। ये आदमी बोलता है कि एक बकरा क्लाइन अब भी जिंदा है, उसी ने वो नोटबुक नाइट हॉक्स को दी है, उसे जरूर नोटबुक में कुछ मिला होगा। मैं जल्द ही क्लाइन को पकड़कर उससे नोटबुक वापस ले लूंगा। ओरेकल अब इस आदमी को एक आखिरी मौका दे देता है। दूसरी तरफ हम क्लाइन को बैकथॉर्न सिक्योरिटी कंपनी में देखते हैं जहां वो ओल्ड नील से मिलने आया था। ओल्ड नील आज उसे रिचुअलिस्टिक मैजिक करना सिखाएगा। छोटे बियॉन्डर्स को रिचुअल करने के लिए कुछ सामान की जरूरत पड़ती है, जैसे कि मोमबत्ती और बाकी सामग्री, जिन्हें पहले से रेडी कर लेना चाहिए। इसके बाद इन्हें प्रेयर या मंत्र बोलने होते हैं। ओल्ड नील अब एक रिचुअल मैजिक करके दिखाने लगता है, लेकिन उससे पहले वो एक वॉल ऑफ स्पिरिचुअलिटी बना लेता है ताकि बाहर से कोई उनके रिचुअल में टांग ना अड़ाए। ओल्ड नील कहता है कि रिचुअल मैजिक में एक बात हमेशा याद रखना, किसी अनजान एंटिटी से कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना, वरना तुम अंधकार की तरफ खींचे चले जाओगे जहां तुम्हारी मौत खड़ी होगी। क्लाइन को लगता है कि अपने लक इंचेंटमेंट रिचुअल के दौरान उसने जरूर किसी एंटिटी से संपर्क कर लिया होगा और उसी कारण से वो इस दुनिया में ट्रांसफर हो गया। ओल्ड नील अब रिचुअल शुरू करता है और एवरनाइट गॉडेस से प्रे करने लगता है और उनसे कहता है कि मुझे 30 पाउंड दे दो ताकि मैं अपना उधार चुका सकूं। ये सुन क्लाइन चौंक जाता है कि ये जादू का इस्तेमाल करके पैसे मांग रहा है। दोनों अब बाहर आ जाते हैं और क्लाइन को समझ नहीं आता कि नील को पैसे कहां से मिलेंगे, जिस पर नील कहता है कि एवरनाइट गॉडेस पर भरोसा रखो। तभी उसे अपने सामने एक वॉलेट पड़ा हुआ मिलता है जिसमें ढेर सारे पैसे थे। क्लाइन सोचता है कि ये किसी और के पैसे रखने वाला है क्या। तभी एक घोड़ा गाड़ी इनके पास आती है और उसमें बैठा आदमी कहता है कि ये मेरा वॉलेट है। नील ईमानदारी से उसका वॉलेट लौटा देता है और वो आदमी नील की ईमानदारी से खुश होकर उसे 30 पाउंड इनाम में दे देता है। यानी नील ने जो रिचुअल में मांगा था वो उसे मिल गया। वो क्लाइन से बोलता है कि देखा जादू की ताकत। क्लाइन मन में कहता है कि घंटा जादू की ताकत। नील अब क्लाइन से कहता है कि हम मिस्ट्री प्रायर का तो ये नारा है, अपनी मर्जी का करो लेकिन किसी को नुकसान मत पहुंचाओ। क्लाइन अब अपने घर जाने लगता है और सोचता है कि रोजेल ने अपनी डायरी में लिखा था कि पोशन को जल्दी डाइजेस्ट करना है तो एक्टिंग करो। यानी अगर किसी सीक्वेंस का नाम है गधा तो उस बियॉन्डर को गधा होने की एक्टिंग करनी है। इससे उसका पोशन जल्दी डाइजेस्ट होगा और उसका दिमाग भी करप्ट नहीं होगा। अब क्लाइन का सीक्वेंस है सियर। सियर का मतलब होता है भविष्य देखने वाला। फॉर्च्यून टेलर को भी भविष्य बताने वाला कहा जाता है, लेकिन फॉर्च्यून टेलर को भविष्य देखने के लिए किसी चीज की जरूरत होती है, जैसे पत्ते या बॉल या तोता। लेकिन सियर उसे कहते हैं जो सीधा इंसान को देखकर उसका भविष्य बता दे। तभी क्लाइन के सामने एक लड़की आती है जो पूछती है कि क्या क्लाइन उनके डिविनेशन क्लब को ज्वाइन करना चाहेगा। डिविनेशन का मतलब होता है वो जादू टोना जिसे करने से फ्यूचर के बारे में या किसी अनजान चीज के बारे में पता लगाया जाता है। क्लाइन अंदर जाके एक फॉर्च्यून टेलर ग्लासिस से मिलता है जो पत्ते देखकर बताता है कि जिस जगह क्लाइन वापस जाना चाहता है वहां जाने में उसे काफी समय लगने वाला है। यानी क्लाइन अपनी दुनिया में वापस तो लौटेगा लेकिन उसमें काफी टाइम लग सकता है। क्लाइन अब सोचता है कि उसे भी यहाँ काम पे लग जाना चाहिए, इससे वो एक भविष्य बताने वाले की तरह एक्टिंग कर सकेगा। ग्लासिस बार बार खांस रहा था तो क्लाइन अपने स्पिरिट विजन को चालू करता है और बोलता है कि तुम्हें जल्द ही किसी डॉक्टर से मिलना चाहिए, तुम्हारे फेफड़े ठीक नहीं है। ग्लासिस पूछता है कि तुम कोई डॉक्टर हो क्या।
तो क्लाइन बोलता है कि नहीं, मैं एक सीयर हूँ। इसी के साथ क्लाइन भी इस क्लब का मेंबर बन जाता है। रिसेप्शन वाली लड़की कहती है कि मिस्टर विंसेंट ने कहा था उनके यहाँ कोई कमाल का सीयर आने वाला है, लगता है तुम वही हो। विंसेंट इनके क्लब का सबसे बेस्ट फॉर्च्यून टेलर है। विंसेंट इस समय अपनी क्लास ले रहे हैं जिसमें वो मैजिक मिरर के बारे में पढ़ा रहे होंगे। विंसेंट अपनी क्लास में बताता है कि मिरर किसी रहस्यमय दुनिया के लिए दरवाजे का काम भी कर सकते हैं और मिरर वाला जादू करते समय हम 7 ऑर्थोडॉक्स गॉड्स को प्रे करते हैं। इस दुनिया में मेनली 7 देवता हैं। क्लाइन बाहर ही खड़ा था और वो देखता है कि विंसेंट एक लाल बालों वाली स्टूडेंट को एक बॉक्स दे रहा है। वो लड़की जैसे ही क्लाइन के पास से गुजरती है तो क्लाइन को महसूस होता है कि उस बॉक्स में कुछ तो गड़बड़ है। इस लड़की सेलिना के साथ उसकी एक फ्रेंड भी थी जिसका नाम एलिजाबेथ है। ये क्लाइन को देखकर स्माइल करती है। असल में एलिजाबेथ क्लाइन की बहन की फ्रेंड है। खैर, क्लाइन इसके बाद विंसेंट से मिलता है और विंसेंट फ्री में उसका डिविनेशन करने को कहता है। अब विंसेंट अपने गोले में देखकर बताता है कि उसकी समस्या का हल 2 शब्दों में छुपा है, फैमिली और गैदरिंग। क्लाइन अब यहाँ से जाने लगता है और हम देखते हैं कि विंसेंट की 2 उंगलियां कटी हुई हैं, यानी कि ये वही आदमी है जिसे हमने एपिसोड की शुरुआत में देखा था और क्लाइन का इस क्लब में आना इसी के प्लान का हिस्सा है। क्लाइन अब अपने घर आ जाता है और वो सोचता है कि अब वो सबकी नजरों में एक सीयर बन जाएगा जिससे उसका पोषण जल्दी डाइजेस्ट हो सकेगा और क्लाइन के हिसाब से वापस अपनी दुनिया में जाने का रास्ता जरूर ग्रे फॉग में छुपा हुआ है। तो उसे ग्रे फॉग की सारी पावर को कंट्रोल करना होगा ताकि वो वापस अपने घर जा सके और उसके लिए उसे और भी बड़ा बियॉन्डर बनना होगा। क्लाइन ये भी सोचता है कि उसे लक इंचेंटमेंट वाली प्रेयर में अपना नाम डाल देना चाहिए, इससे शायद वो ग्रे फॉग को और भी ज्यादा कंट्रोल कर पाए। अब क्लाइन एक प्रेयर बनाता है जो उसके बारे में थी। तभी उसके दरवाजे पर कोई आता है। क्लाइन दरवाजा खोलता है तो ये उसकी बहन मेलिसा थी जिसने एक डॉल बनाई थी और वो क्लाइन को दिखाने आई थी। क्लाइन कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छा कछुआ है तो मेलिसा कहती है कि ये कछुआ नहीं, एक इंसानी डॉल है। क्लाइन वापस अंदर जाने लगता है तो मेलिसा कहती है कि आजकल क्लाइन कुछ ज्यादा ही बिजी रहने लगा है, उसे थोड़ा रिलैक्स भी करना चाहिए। संडे को उसकी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है और उसने पूरी फैमिली को इनवाइट किया है और वो चाहती थी कि क्लाइन भी उसके साथ चले। क्लाइन को विंसेंट के कहे 2 शब्द याद आते हैं, फैमिली, गैदरिंग, और वो मेलिसा के साथ चलने को मान जाता है। खैर, आज मंडे था यानी क्लाइन को ग्रे फॉग में मीटिंग के लिए जाना था। क्लाइन के साथ यहाँ ऑल्गर और ऑड्री भी आ गए थे। अपने स्पिरिट विजन की वजह से क्लाइन इन दोनों के बारे में और भी बातें देख पा रहा था, जैसे कि ऑल्गर सेलर पाथवे सीक्वेंस 8 का बियॉन्डर है और ऑड्री भी अब स्पेक्टेटर पाथवे सीक्वेंस 9 की बियॉन्डर बन चुकी है। पिछली मीटिंग में ही उसने ये पोशन बनाने की विधि ऑल्गर से खरीदी थी। क्लाइन को इन दोनों के पीछे इनके पाथवे का सिंबल भी नजर आने लगता है और क्लाइन के पीछे भी उसके फूल पाथवे का सिंबल आ जाता है, लेकिन इन्हें सिर्फ क्लाइन ही देख पा रहा था। ऑड्री बोलती है कि मिस्टर फूल, मेरे पास 3 सवाल हैं। पहला कि वो एक बियॉन्डर बन गई है तो उसे किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। इसका जवाब ऑल्गर देने लगता है कि स्पेक्टेटर का काम होता है दूर से सब पे नजर रखना, उसे पोशन के नाम को समझना होगा। अब क्लाइन बोलता है कि पोशन को समझना नहीं है बल्कि उसे डाइजेस्ट करना है, जिसके लिए उन्हें एक्टिंग करनी होगी। पोशन के नाम सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है बल्कि वो उसे डाइजेस्ट करने की असली चाबी है। ये दोनों क्लाइन का शुक्रिया करते हैं उन्हें इतनी बड़ी राज की बात बताने के लिए। ऑड्री अब अपना दूसरा सवाल करती है कि अगर कोई जानवर सीक्वेंस 9 का पोशन पी ले तो क्या होता है। जो सुन ये दोनों समझ जाते हैं कि ऑड्री ने कुछ तो गड़बड़ की है। ऑड्री जब अपना पोशन बना रही थी तो उसे उसकी डॉग सूजी ने पी लिया था। ऑल्गर कहता है कि जब कोई पोशन पीता है तब या तो वो मर जाता है या मॉन्स्टर बन जाता है। अगर ये दोनों चीजें नहीं होती तो इसका मतलब है कि ऑड्री का डॉग भी अब एक बियॉन्डर बन गया है। अब ऑड्री अपना तीसरा सवाल करती है कि उसके लियोन राज्य में थोड़ी गड़बड़ चल रही है क्योंकि मिनिस्टर की कुर्सी पे अनपढ़ गवार लोग बैठे हुए हैं और वो चाहती है कि उनकी जगह काबिल लोग आए, लेकिन इतने लोग मिलेंगे कहाँ। अब क्लाइन कहता है कि ये तो बहुत आसान है, तुम अपने राज्य में यूपीएससी का एग्जाम करवा दो जिसमें आम पब्लिक के लोग भी हिस्सा ले सकें। जो लोग पास होंगे वो ही राज्य को संभालने के लायक हैं। इस तरह उन्हें सरकार चलाने के लिए काबिल लोग मिल जाएंगे और इस प्रोसेस को तुम हायर एग्जाम नाम दे सकते हो। अब ये सुन दोनों समझते हैं कि क्लाइन तो कोई महान आदमी है जो करोड़ों सालों से जिंदा है और उसने सारी दुनिया देखी है, इसीलिए वो इतना अच्छा उपाय बता पाया, जबकि क्लाइन ने तो अपनी दुनिया में होने वाले गवर्नमेंट एग्जाम्स को इन्हें बता दिया बस। क्लाइन अब कहता है कि मेरे पास तुम दोनों के लिए कुछ काम है। पहला कि तुम्हें रोजेल की डायरी के बारे में पता करना है। ऑल्गर सोचता है कि इसे रोजेल की डायरी के बारे में कैसे पता, मतलब ये उसे पढ़ सकता है। क्लाइन अब दूसरा टास्क देता है कि इन्हें संडे को एक रिचुअलिस्टिक मैजिक करना है, लेकिन गॉड की जगह उन्हें क्लाइन को प्रे करना है। अगर उनकी प्रेयर क्लाइन तक पहुंचती है तो वो डायरेक्ट ऐसे भी बात कर पाएंगे और क्लाइन इन्हें वही मंत्र बताता है जो उसने अपने लिए लिखे थे, जिसे सुन दोनों सोचते हैं कि मिस्टर फूल तो 7 गॉड्स की तरह कोई पावरफुल एंटिटी है, यानी कि
मिस्टर फूल जरूर कोई एंशिएंट गॉड है। क्लाइन कहता है कि आज की मीटिंग यहीं खत्म करते हैं और सब लोग अपनी अपनी जगह वापस पहुंच जाते हैं। क्लाइन अब सोचता है कि उसे मेलिसा और बेंसन के सामने भी एक्टिंग करनी चाहिए कि वो एक सीयर है। खैर, वो उनके साथ कुछ टाइम स्पेंड करता है। ये लोग मेलिसा को एक नया ड्रेस भी दिलवाते हैं और संडे को तीनों सेलिना की बर्थडे पार्टी में पहुंच जाते हैं और क्लाइन देखता है कि ये तो वही लाल बालों वाली लड़की है और यहाँ एलिजाबेथ भी थी। तभी क्लाइन को प्रेयर सुनाई देती है जो कि ऑल्गर कर रहा था। इसके बाद ये अंदर पार्टी में जाते हैं। एलिजाबेथ क्लाइन के पास आकर उससे पूछती है कि तुम्हारी बहन को पता है कि तुम एक सीयर हो? चिंता मत करो, मैं उसे नहीं बताऊंगी। तभी मेलिसा क्लाइन के पास आती है और बोलती है कि मैं जानती हूँ तुम दोनों भाइयों की शादी लायक उम्र हो गई है, पर एलिजाबेथ सिर्फ 16 साल की है। क्लाइन बोलता है कि उसे गलत फहमी हुई है। अब रात को सेलिना मेलिसा और एलिजाबेथ को अपने कमरे में ले जाती है वो गिफ्ट दिखाने के लिए जो विंसेंट ने उसे दिया था, और ये एक मैजिक मिरर था जो खुद विंसेंट ने बनाया था। मेलिसा अब डिविनेशन करने लगती है और वो विंसेंट का बताया मंत्र पढ़ती है जिसमें वो असल में ट्रू क्रिएटर से प्रे कर रही थी, और ऐसा करते ही उसका मिरर विंसेंट के कमरे वाले मिरर से कनेक्ट हो जाता है। हम देखते हैं कि विंसेंट एक सीक्वेंस 9 का बियॉन्डर है और उसने ये जाल क्लाइन को पकड़ने के लिए बिछाया है। इधर क्लाइन सेंस कर लेता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो ऊपर आके देखता है कि मिरर में कोई शैतानी पावर है जो कि सेलिना को करप्ट कर देता है। क्लाइन अब सोचता है कि सेलिना को वापस ठीक करने के लिए उसे रिचुअलिस्टिक मैजिक करना होगा जो नील ने उसे सिखाया था और एवरनाइट गॉडेस से हेल्प मांगनी होगी, लेकिन उसके लिए सामान चाहिए। तभी क्लाइन देखता है कि रिचुअल का सारा सामान सेलिना के कमरे में ही रखा हुआ था। अंदर वो मिरर मेलिसा और एलिजाबेथ दोनों को बेहोश कर देता है और सेलिना को पूरी तरह से अपने वश में कर लेता है। क्लाइन तभी यहाँ आकर एवरनाइट स्लमर से उसे बांध देता है और जल्दी से टेबल पे रिचुअल का सारा सामान रख देता है। इसके बाद वो एवरनाइट गॉडेस से प्रे करने लगता है और सेलिना को शैतानी आत्मा से मुक्त करने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरी तरफ से विंसेंट बीच में टांग अड़ा देता है और सेलिना को आजाद कर देता है। वो सीधा क्लाइन पर अटैक कर उसे पकड़ लेती है और उसके जरिए विंसेंट क्लाइन से पूछता है कि बताओ एंटीगोनस नोटबुक में तुम्हें क्या मिला था? जल्दी अपने सारे राज बता दो वरना मैं इन दोनों लड़कियों को मार दूंगा। क्लाइन अब बिल्कुल पावरलेस हो गया था, लेकिन तभी ऑड्री क्लाइन की बताई प्रे करने लगती है जिससे क्लाइन के अंदर ग्रे फॉग वाली पावर्स आ जाती हैं और वो आराम से सेलिना की पकड़ से छूट जाता है। अनजाने में ऑड्री ने क्लाइन को बचा लिया था। विंसेंट अब क्लाइन के सामने कमजोर पड़ रहा था तो वो अपनी पावर बढ़ाने के लिए अपना हाथ उखाड़ के मिरर में डाल देता है, लेकिन क्लाइन तुरंत ही एवरनाइट गॉडेस से प्रे करके रिचुअल को पूरा कर देता है और उनसे मांग करता है कि वो सेलिना को बुरी शक्तियों से आजाद कर दे। इससे सेलिना वापस ठीक होने लगती है और क्लाइन उस मैजिक मिरर को गोली मार के फोड़ देता है जिससे उसका पूरा असर खत्म हो जाता है। क्लाइन चेक करता है कि मेलिसा ठीक थी और वो फैसला करता है कि उसे अपनी बियॉन्डर वाली बात मेलिसा और बेंसन से छुपा के ही रखनी चाहिए क्योंकि वो अपनी फैमिली को खतरे में नहीं डालना चाहता। इधर विंसेंट का प्लान फेल हो गया था तो उससे वही ओरेकल मिस्टर जी मिलने आता है और विंसेंट को खत्म कर देता है। अब क्लाइन डन को जाके ये सब बताता है कि वो मैजिक मिरर विंसेंट ने सेलिना को दिया था और जरूर वो भी किसी इविल ऑर्डर के लिए काम करता है। ये दोनों उसके घर जाते हैं तो इन्हें उसकी बॉडी मिलती है और मिरर के टुकड़ों पर क्लाइन ट्रू क्रिएटर नाम भी पढ़ लेता है। डन अब विंसेंट के सपने में झांकने की कोशिश करता है और वो एक अजीब सी जगह पहुंच जाता है जहां वो उस इविल गॉड ट्रू क्रिएटर की छवि को देखता है जिसे देख डन के होश उड़ जाते हैं। अगली सुबह हम लियोन किंगडम की राजधानी बैकलुंड को देखते हैं जिसके एक आलीशान महल में ऑड्री रहती है। ऑड्री की फैमिली इस पूरे राज्य के सबसे अमीर राजघरानों में से एक है। वो चाहकर भी एक ड्रेस को दोबारा नहीं पहन सकती और उसके हर काम के लिए नौकर चाकर लगे हुए हैं। आज एक फंक्शन था जिसके लिए ऑड्री तैयार हो जाती है और अपनी डॉग सूजी को खुशी में घुमाने लगती है। तभी उसे आवाज आती है कि चक्कर आ रहे हैं, पर यहाँ पर तो कोई नहीं था। मतलब ऑड्री अपनी डॉग सूजी की बात समझ पा रही थी। शायद ये उसकी बियॉन्डर वाली पावर की वजह से हो रहा था और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।